हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी। तो सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ। आज की मंत्रिपरिषद में 15 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 2 प्रस्ताव डिफर हुए, एक पहला और एक चौथा। 6 प्रस्तावों पर हम आपसे बात करेंगे। तेरह प्रस्ताव पास हुए हैं। 15 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे, जिसमें से 2 प्रस्ताव डिफर हुए। 13 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की अनुमति मिल गई है। प्रस्ताव संख्या 3 है। जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना हेतु नजूल भूमि इच्छक 4 ब्रह्मकुंड अयोध्या नजूल घाटा संख्या 695 स्थित मोहल्ला ब्रह्मकुंड अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल 4000 वर्ग फीट 371.74 वर्ग मीटर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव आया है। इन लोगों के लिए खास तौर से इसको निःशुल्क भूमि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अयोध्या को हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद प्रस्ताव संख्या 5 है। ये जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुराई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। ये 6.67 हेक्टेयर जी 300 शैय्या अस्पताल नहीं, आई अस्पताल की तो जमीन है। सीतापुर हाई हॉस्पिटल की जमीन अयोध्या में जो थी सरप्लस, उसको जमीन को दे दिया गया है। मंत्रिपरिषद की सहमति आज मिल गई, जिस पर ये कुल मिलाकर नहीं केवल भूमि राजस्व विभाग का प्रस्ताव है। भूमि दे दी गई। इसका क्षेत्रफल है 12,798 वर्ग मीटर। ये निःशुल्क ट्रांसफर हुई। अयोध्या में 300 शैय्या अस्पताल जिला चिकित्सालय बनने के लिए। इसके बाद वो 6.67 दूसरे में है, उसको मत लिखिएगा। 12,798 वर्ग मीटर भूमि नहीं वो 14वां है दूसरा। प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की ये ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया गया है। 395 रुपए अभी तक मिलते थे, अब 500 रुपए कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। जो पीआरडी के जवान थे, जिनको समय समय के ऊपर पीआरडी के जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया 1 अप्रैल से। जी प्रदेश 34,092 105 रुपया 105 रुपया पर डे। ये 1/4/25 से लागू होगा और इस पर 75,87,50,000 रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। 75,87,50,000 एक वित्त विभाग का प्रस्ताव है। ये पुनर्गठन है हमारी सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा से नियमावली में। अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज्यादा थे और नीचे वाले पद कम थे, तो उसको सिमेट्री में ले आए, यानी कि पिरामिड ठीक किया। नीचे वाले पद ज्यादा है, फिर धीरे धीरे ऊपर प्रमोशन होते हुए ऊपर पहुंच जाए। इसमें संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025। ये सेवा नियमावली पहले
बनी थी 1980 में, उसके बाद संशोधन हुआ था 93 में, फिर 15 में, 2015 में। तो ये पिरामिड ठीक करने के लिए इसको संशोधन किया गया। नीचे वाले पद बढ़े और पिरामिड ठीक हो गया। ये 1307, नीचे वाले 900। जी, बढ़ेंगे नहीं, उसको पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में नीचे ज्यादा होंगे पद, ऊपर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जी 900, जी 900। 1307 पदों में से 150 पद उच्चीकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्व सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 405 पद एवं 1307 पदों में से 464 पद निम्नीकृत करते हुए लेखा परीक्षक के रूप में सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लिया गया। यानी 464 और 436 मिला के नीचे 900 हो गए। अब ये पिरामिड ऐसे चला जाएगा। अब अपग्रेड भी किया है, 150 पद को उच्चीकृत भी किया। इस पर आज मंत्री परिषद की सहमति मिल गई है। इसके बाद ये यमुना एक्सप्रेस वे, ये यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रॉसिंग ग्राम जगनपुर अफजलपुर के पास एक इंटरचेंज का निर्माण जो NHAI करेगा। ये यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रॉसिंग ग्राम जगनपुर अफजलपुर के पास इंटरचेंज का निर्माण ये NHAI द्वारा किया जाएगा। इसमें पूरी तरीके से भारत सरकार इसको करेगी। इंटरचेंज के निर्माण के व्यय होने वाली समस्त धनराशि NHAI वहन करेगी। इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी हो, इससे जो टोल से जो वसूलियाबी होगी उसके माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ जो भूमि का स्वामित्व जो है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के पास ही बना रहेगा तथा भविष्य में प्रश्नगत इंटरचेंज के निर्माण के संबंध में यदि कोई नीतिगत बात आती है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत किया गया। यमुना एक्सप्रेस वे तो इसी में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा प्रदेश के सेवित जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का हस्तांतरण किया गया है। इसमें जो हम अभी आपको बता रहे थे कि जो हाथरस में यह है आगरा अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड शासनी जनपद हाथरस के परिसर में से 6.675 हेक्टेयर भूमि ये मेडिकल कॉलेज के लिए दी जा रही है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, उसके लिए 6.675 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को उसी दर पर जिस लागत पर प्रश्नगत भूमि दुग्ध विकास सहकारी संघ को लिमिटेड शासनी विभाग अलीगढ़ द्वारा 1987 में पुनर्ग्रहित की गई और ये राशि है, राशि भी आपको बता दें, लगभग 2 लाख समथिंग है। जिस राशि पर लिया गया था उसी राशि पर दी जा रही है। 2,81,650 रुपए। ये कुल 43 एकड़ भूमि है। नहीं, हमने बताया आपको जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनने के लिए तहसील शासनी की ग्राम सभा बिजहरी में आगरा अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड शासनी जनपद हाथरस के परिसर में से 6.675 हेक्टेयर 1987 में जिस रेट के ऊपर उन्हें मिली थी उसी रेट के ऊपर
मेडिकल कॉलेज, चूंकि निजी वाहनों के ऊपर टैक्स नहीं किया कम, उसमें 1% बढ़ाया है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। वो मेरे पास है नहीं सब। बिल्डिंग बैलेंस बता के दिया आपको। और पहला और चौथा बेटरा किया गया ना, डिफर पहले बता दिया था। फर्स्ट और फोर्थ 15 जो है प्रस्ताव आए थे, इसमें से। तो वहीं लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 के उद्घाटन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के केंद्रीय बलों और राज्यों के पुलिस बलों से जुड़े हुए हैंडबॉल, बास्केटबॉल क्लस्टर से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि आज से अगले 4 दिन तक ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है, जिसमें देश भर की केंद्रीय बलों और राज्यों की पुलिस बलों से जुड़ी हुई 75 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 1341 खिलाड़ी इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं और जिनमें 336 महिला खिलाड़ी भी इस आयोजन का हिस्सेदार बनने जा रही हैं। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी टीमों का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल और खेलकूद की गतिविधियां प्राचीन काल से ही भारत के जीवन का हिस्सा रही है और इसीलिए भारतीय मनीषा ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। यानी अगर आप सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए खेलकूद की इन गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, या फिर देश के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के अंदर प्रत्येक जनपद में खोले गए साई के सेंटर इस बात के उदाहरण हैं। आज इन सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके देश के अंदर ऑल इंडिया पुलिस टूर्नामेंट के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, प्रथम ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का आयोजन
आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे 75 टीमें, जिसमें केंद्रीय बलों, देश के अंदर पुलिस बलों के जवान, हैंडबॉल, बास्केटबॉल की अलग अलग टीमों के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आगमन पर और बास्केटबॉल के इस क्लस्टर के साथ जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह अपने आप में एक खेल का महाकुंभ जैसा है। पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अवसर होते हैं जब इस प्रकार की स्थिति आती होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि प्रदेश की राजधानी में देश भर से, पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, तेलंगाना की टीमें, वेस्ट बंगाल की टीम, ये सभी इस आयोजन का हिस्सेदार बनकर के इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को भी साकार इस प्रतियोगिता के माध्यम से कर रही है। हमें खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आज देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है और आज उसी का परिणाम है कि खेलकूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का एक माध्यम बन रहा है। हमने स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर एक खेल नीति लागू की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उत्तर प्रदेश पुलिस दल का हिस्सा बनाने के लिए 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदार बने मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हमने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था देकर के 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग पदों में भर्ती करने का काम किए हैं। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज के अलग अलग तबकों में भी एक नया प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है और अलग अलग विभागों के माध्यम से भी हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड या वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले उन खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में तमाम प्रकार के प्रावधान उन खिलाड़ियों के लिए स्वयं भी करती है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ी के नाते देश के लिए खेला है, उनके लिए हम लोगों ने तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन आज प्रदेश के माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को 65,000 से अधिक ऐसे मंगल दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट गांव-गांव में वितरण करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरणताल, 47 अत्याधुनिक जिम सेंटर, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 8 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 4 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और 2 जूडो हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल और 19 डॉर्मेट्री आदि खेल कूद की गतिविधियों के लिए हमने अवस्थापना सुविधाओं का विकास
इस रूप में प्रदेश में किया है। 18 जनपदों में खेल विभाग द्वारा संचालित 44 स्पोर्ट्स हॉस्टल में 16 खेलों के लिए 740 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में, लखनऊ में और इटावा में पहले से ही संचालित हैं, जिनमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कुशल प्रशिक्षकों की भी तैनाती हम लोगों ने की है। प्रदेश के अंदर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है, तथा फ्लड लाइट की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। स्पोर्ट्स कॉलेजेस और स्पोर्ट्स हॉस्टल्स के खिलाड़ियों को हम लोगों ने उनकी जो डाइट थी प्रतिदिन की, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। स्पोर्ट्स हॉस्टल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर हम लोगों ने उन्हें वहां पर नियुक्त भी किया है। प्रदेश के अंदर वाराणसी में भी प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाराणसी के सिंगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभी हाल ही में 287 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नया इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्कूनर सहित 20 से अधिक इंडोर खेलों की सुविधाएं वहां पर प्रदान की गई हैं। और उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य भी वर्तमान में युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहला सत्र इसी वर्ष से इसका प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार उन्हें प्रदान करती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग में, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में भी प्रदान किया जाता है। इन खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार में लक्ष्मण जी की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर